कांग्रेस पार्टी में कर्नाटक के वजीर आला के ओहदे के लिए डी.के. शिव कुमार और सिद्धरामैया के नाम पर अब भी रस्साकशी जारी। अरकान असेंबली की राय लेने के बाद कांग्रेस के मुशाहिदीन पहुंचे दिल्ली। आज रात पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपेंगे रिपोर्ट। कल रात अरकान असेंबली ने की थी खुफिया राय दही। बजरंग दल पर काबिल एतराज बयान के मामले में घिरते नजर आ रहे हैं कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। पंजाब की संगरूर अदालत ने जारी किया सम्मन। 10 जुलाई को पेश होने का हुक्म। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के बानी हितेश भारद्वाज ने किया है 100 करोड़ रुपए के हत्या की इज्जत का दावा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल 71,000 नौजवानों को देंगे तकर्रुरी नामा। मुल्क भर में 45 मकामात पर रोजगार मेलों का किया जाएगा इनेकाद। मुल्क के 10 लाख नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने की सिमत में एक अहम कदम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपिया समेत कई इलाकों में NIA के छापे। दहशतगर्दी के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दहशतगर्दी की फंडिंग में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई। अगले मरहले में दाखिल होते दिखाई दे रहे हैं तुर्की के सदारत इंतखाबात। उर्दगान और कमाल के दरमियान सख्त मुकाबला। उर्दगान अब भी जीत के लिए पुरुम्मीद। थाईलैंड में फौज मुखालिफ अपोजिशन जमातों के लिए अहम कामयाबी। फौज से अलहदगी के बाद आम इंतखाबात में हासिल की शानदार कामयाबी। 2 अपोजिशन जमातें मिलकर बना सकती हैं हुकूमत। जुलाई में सीनेट इजलास के बाद किया जाएगा अगले वजीर आजम का फैसला। और IPL में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान अहम मुकाबला। सनराइजर्स हैदराबाद को करो या मरो की सूरत हाल का सामना। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में वजीर आला के इंतखाब के लिए कांग्रेस पार्टी के मुशाहिदीन दिल्ली वापस आ गए हैं। पार्टी लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कल पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में 2 करारदादें मंजूर की गईं। इसके तहत कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अगली कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का अगला लीडर मुंतखब करने का इख्तियार दिया गया है। उन्होंने बताया कि तीनों मुशाहिदीन दिल्ली वापस आ गए हैं और आज रात तक कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। इससे कबल कांग्रेस के मरकजी मुशाहिद सुशील कुमार शिंदे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केशव वेणुगोपाल, भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। कल 2 प्रस्ताव पारित किए गए। विधायक दल की पहली बैठक में एक धन्यवाद प्रस्ताव था और दूसरे प्रस्ताव से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजे थे। उन्होंने एक-एक विधायक से उनकी राय शुमारी की, उनकी चर्चा की, राजनीतिक हालात की चर्चा की। वो तीनों आपके सामने आ गए हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट आज रात तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को वो दे देंगे और उसके बाद कल कांग्रेस अध्यक्ष से जनरल सेक्रेटरी संगठन और मैं मिलकर इसको मामले को आगे बढ़ाएंगे। इससे कबल कांग्रेस लीडर BK हरिप्रसाद ने बताया कि कांग्रेस MLAs की खुफिया राय शुमारी भी कल रात हुई और MLA से तहरीरी राय भी ली गई। उन्होंने कहा कि MLA की राय हाई कमान को भेज दी गई है। बेंगलुरु के शंग्रीला होटल में कल हुई मीटिंग में मेंबरान असेंबली ने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ही वजीर आला के ओहदे का फैसला करें। अब खड़गे दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत करके वजीर आला के ओहदे का फैसला लेंगे। कर्नाटक के साबिक नायब वजीर आला S. सिद्धरामैया आज दिल्ली आ रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 3 वीक्षक को भेजा है। वो लोग आके कल बैठक में सिद्धरामैया जी ने जो CLP लीडर है वो एक सिंगल रेजोल्यूशन पास किया है सारे निर्णय जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का।
उसके बाद वो 3 ऑब्जर्वर्स बैठ के सबका राय लेने का बात किया, सबसे राय लिया है। सबसे राय दोनों तरीके से मौखिक भी लिया है, लिखित रूप में भी लिया है। फाइनली ये जो डिसीजन है वो दिल्ली चले गया है। दिल्ली अध्यक्ष जी सबसे बात करके, सोनिया जी, राहुल जी से बात करके अपना अंतिम निर्णय लेंगे। सीक्रेट बैलेट हुआ है, सिंगल लाइन रेजोल्यूशन हुआ है, सबसे मौखिक रूप में भी बात हुआ है। वो 3 लोग जानता है क्या है, 3 के अलावा किसी को नहीं जानता है किसके पास क्या ताकत है। दूसरी तरफ आज पार्टी की रियासती सदर डीके शिव कुमार का यौम पैदाइश है, जिन्हें पार्टी में वजीर आला के ओहदे का बड़ा दावेदार तस्वुर किया जा रहा है। दरियासना पार्टी हाईकमान ने रियासत में वजीर आला के ओहदे के दोनों दावेदार डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को दिल्ली तलब किया है, लेकिन डीके शिव कुमार ने दिल्ली आने के बजाय फिलहाल बेंगलुरु में ही रहने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के नाम का फैसला हाईकमान को करना है और आज वो दिल्ली के बजाय बेंगलुरु में क़याम करेंगे। इससे पहले आज बेंगलुरु में शिव कुमार के घर पर पार्टी कारकुनों ने उन्हें उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। We will leave to the High Command. My party High Command will take its call. I have not decided to go to Delhi. Still, because today I have lot of my people coming from all over the state. I have some small rituals in my house. Today is my birthday. Today is my birthday. So some pujas, I have go to my temple, which I believe I have to go there, seek his blessings. और इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत के बाद लोकसभा इंतखाबात को लेकर की जा रही कयास आराइयों पर बात की। उन्होंने कहा कि 2019 के इंतखाबात से पहले ही बीजेपी को कुछ रियासतों में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी ने इन रियासतों में जबरदस्त जीत दर्ज की थी। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है और जीतने वाले को अधिकार भी है वो कुछ भी कहे। ये तो पिछली बार भी 2019 में ये कहते थे कि हमने कर्नाटक में बना ली सरकार, हमने मध्य प्रदेश में बना ली, हमने छत्तीसगढ़ में बना ली, हमने राजस्थान में बना ली, तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इतने राज्य हारने के बाद भी इन सभी राज्यों में राजस्थान की भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 29 में से 28 सीटें हम लोग मध्य प्रदेश में भी जीते थे। ऐसे ही कर्नाटक में हमारा शानदार प्रदर्शन रहा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ कहना होगा। अभी आप वेट करिए, 3 राज्यों के और चुनाव आने वाले, भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करे। दूसरी तरफ कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे बजरंग दल पर दिए गए बयान पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खड़गे को बजरंग दल के हत्या इज्जत के मामले में समन जारी किया गया है। पंजाब में संगरूर के जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन रणदीप कौर ने खड़गे को 100 करोड़ रुपए के हत्या इज्जत के मामले में समन जारी किया है। अदालत ने खड़गे को 10 जुलाई को हाजिर होने को कहा है। हिंदू सुरक्षा परिषद बजरंग दल हिंद के बानी हितेश भारद्वाज ने संगरूर कोर्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए के हत्या इज्जत की अर्जी दायर की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दौरान बजरंग दल का मवाजना मुल्क दुश्मन तंजीमों से करते हुए कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने पर बजरंग दल या दीगर मुल्क दुश्मन तंजीमें जो समाज में नफरत फैलाने का काम करती हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी रस्साकशी सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा के दौरान खुलकर सामने आ गई है। आज उनकी यात्रा का 5वां और आखिरी दिन है। राजस्थान के महापुरा में अपनी यात्रा के आखिरी दिन सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि उनकी यात्रा कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि बदउनवानी के खिलाफ है। आज सचिन पायलट ने वजीर आला गहलोत को बातों बातों में मशवरा दिया कि उनके पास अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए अभी 6 माह का वक्त है।
मैं किसी के खिलाफ नहीं काम कर रहा हूँ। मैं तो करप्शन के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी रही, मैं वही बात रख रहा हूँ। नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात कांग्रेस पार्टी में से करती है, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो विरोधाभास कहाँ है इसमें? भाई मैंने कभी किसी की बुराई करी नहीं, मैंने कभी लांछन लगाया नहीं, किसी पे आरोप लगाया नहीं, किसी से मेरी अनबन व्यक्तिगत ना थी, ना है, ना होगी। राजनीति में व्यक्तिगत अनबन होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूँ जो मैंने एज कांग्रेस प्रेसिडेंट वादे किए और मेरे साथ सबने इन बातों को रखा था। हर कांग्रेस नेता ने इस बात को रखा, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत जी ने, कि करप्शन के खिलाफ जांच करेंगे और हम नहीं कर पाए। मैं सिर्फ मेरा इतना सा ही कहना है और हमें एक्शन, अभी भी समय है, 6 महीने का समय है, हमें एक्शन लेना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 71,000 नए बहाल होने वाले मुलाजमीन को तकर्रुरीनामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम अवाम से खिताब भी करेंगे। रोजगार मेले का इनेकाद मुल्क भर में 45 मकामात पर किया जाएगा। इस इक़दाम की हिमायत में मरकजी हुकूमत के महकमों के साथ साथ रियासती हुकूमतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकर्रुरी की जा रही है। रोजगार मेला रोजगार पैदा करने को अवलीन तरजीह देने के वजीर आजम के अहद को पूरा करने की तरफ एक कदम है। नए बहाल होने वालों को कर्म योगी प्रारंभ के जरिए खुद को तरबियत हासिल करने का मौका भी मिलेगा, जो कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तमाम नई तकर्रुरी के लिए एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कल मुनक़िद होने वाले रोजगार मेले के मुतालिक बात करते हुए कहा कि इन रोजगार मेलों के जरिए 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि साथ ही भारत में प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरियां 1 साल के अंदर देंगे और 3 अब तक ऐसे बढ़िया शानदार कार्यक्रम करके लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। कल शिमला में मुझे रहने का अवसर मिलेगा और यहाँ पर अलग अलग विभागों के जो लोगों को रोजगार मिलेंगे, कल उनको नियुक्ति पत्र देने का अवसर भी मिलेगा। धन्यवाद हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि सरकारी क्षेत्र में भी उन्होंने रोजगार के अवसर और ज़्यादा खड़े किए हैं और जैसे प्राइवेट क्षेत्र में हमने देखा है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखा है कि अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। विदेशी पूंजी निवेश भी बढ़ रहा है और हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, जो उद्यमियों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। मरकजी वजीर रेलवे अश्वनी वैष्णव ने एक किताबचा जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में गुज़िश्ता 9 बरसों में बड़ी इस्लाहात हुई हैं। रेलवे में मुसाफिरों की सहूलियात हर लिहाज से बेहतर हुई हैं। मुल्क भर के रेलवे स्टेशनों पर इशारों यानी साइनेज को मेयारी बनाने के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। मजीद सहूलत के साथ तमाम रेलवे स्टेशनों पर जदीद साइन बोर्ड्स लगाने की तैयारियां की जा रही हैं ताकि मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत हो सके। रेलवे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़े सुधार हुए हैं। विशेषकर जो यात्रियों की सुविधाओं के संबंध में, चाहे सफाई हो, चाहे ट्रैक्स की क्वालिटी हो, चाहे कोचेस की क्वालिटी हो, चाहे वेटिंग एरिया का इम्प्रूवमेंट हो, हर प्रकार के पैसेंजर एमिनिटीज़ में बहुत सारे सुधार हुए हैं। इसी कड़ी में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय में देश भर में रेलवे स्टेशंस पे जो साइनेजेस होते हैं, जो साइन बोर्ड्स होते हैं, जो निशान होते हैं, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज की गई है। दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टडी करके एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है, स्टैंडर्ड साइनेजेस एट स्टेशंस ऑन इंडियन रेलवेज। माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में मेरी लाइफ के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज किया। मेरी लाइफ COP26 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जिंदगी के तस्वुर से मुतासिर है, जो बगैर सोचे समझे और फिजूल खपत के बजाय मोहतात और दानिस्ता इस्तेमाल पर जोर देता है। इस मौके पर खिताब करते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये माहौल को बचाने में शहरियों बिलखुसूस नौजवानों की ताकत का मुजाहिरा करेगा। Life is an India-based mass movement to promote for mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumption. It is a behavioral change framework और इसलिए इसमें कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करने के लिए, सब लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, NGOs को इन्वॉल्व करने के लिए,
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया है। 75 एक्शन तो इंडिविजुअल लाइफ एक्शन हम लोगों ने 7 थीम्स में आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते कि ये 75 एक्शन पर्याप्त है। लोगों के इनोवेशन के माध्यम से ये और भी ज़्यादा हो सकते हैं। जिस पृथ्वी के लिए हम हैं उसमें ये सबका मूवमेंट है, पूरे भारत का मूवमेंट है, और ये भारत का मूवमेंट पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज को लेकर निश्चित रूप से जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो सरकार के पॉलिसी डिसीजन होते हैं। सब सरकारें उसके लिए अपने एनडीसीज डिक्लेयर करती हैं, अपने नेट जीरो के टारगेट डिक्लेयर करती हैं। एडेप्टेशन के भी जो मेजर्स हैं वो मुख्य रूप से सोसाइटी के ऊपर है, लेकिन ये उससे बढ़ कर के ये इंडिविजुअल जो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसके लिए ये मिशन लाइफ है। और मौसमियाती तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये जो ऐप है ज़िंदगी के तस्वुर से मुतासिर है। फिलहाल अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने नई दिल्ली में मुनक़दा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स की पहली कोपैमा मुहिम साहस भागीरथी 2 की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 38 अरकान पर मुश्तमिल ये टीम तकरीबन 6512 मीटर की बुलंदी पर वाक़ई नाकाबिल रसाई इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने के वाक़यात में फौरी इमदादी के मकसद से मालूमात यकजा करेगी। ये मुहिम NDRF की नौजवान कोपहमा टीम को मुस्तकबिल में कुदरती आफात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रखेगी। इस मौके पर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा ने टीम के अरकान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि वक्त से पहले तैयारी करना NDRF की अहदबस्तगी को जाहिर करता है। महीने का शेड्यूल रखा गया है और ये हम उम्मीद करते हैं कि 15 जून तक हम सफलतापूर्वक भागीरथी 2 जो कि उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर और गंगोत्री क्षेत्र में पड़ती है उसमें सफलतापूर्वक आरोहण करके आएंगे। हमने ये अभियान में जाने से पहले 15 दिन का लगभग 2 हफ्ते का उत्तरकाशी में इसका प्रशिक्षण लिया है, जहाँ पे हम 10,000 से 15,000 फीट तक कंटिन्यू ट्रैक किए हैं 2 वीक्स का। फिर वहाँ से कंप्लीट करके 15 दिन के बाद आज यहाँ पे इसका फ्लैग ऑफ करवाया है। मुहिम के लिए अराकीन को खुसूसी तौर पर तरबियत दी है। भागीरथी 2 टीम के अरकान चोटी को फतेह करने के लिए पुरजोश हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के कन्वोकेशन में शिरकत की। इस मौके पर वजीर दिफा ने तलबा को मेडल्स और डिग्रियों से नवाजा। तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें दिफाई शोबे में ऐसे इख्तरात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है जो न सिर्फ दिफाई शोबे के लिए फ़ायदेमंद हो बल्कि खदमात के शोबे के लिए भी उतनी ही मौसर हों। उन्होंने कहा कि हमें ये बात जहन में रखनी होगी कि अगर हमारे मुखालफिन के पास हमसे जदीद टेक्नोलॉजी है तो आने वाले वक्त में ये हमारे लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। इसलिए हमें बदलते हुए माहौल के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ना होगा। हमें डिफेंस सेक्टर में ऐसे इनोवेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है जो डिफेंस के लिए तो यूजफुल हो ही, साथ ही सिविल सेक्टर के लिए भी वो उतने ही यूजफुल हो। हम सब जानते हैं कि आज जो नेविगेशन सिस्टम हम सबके मोबाइल में है, जिसे आप सब GPS के नाम से भी अच्छी तरह जानते हैं, उस नेविगेशन सिस्टम की शुरुआत डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए की गई। लेकिन आज हम देखते हैं कि यह सिस्टम सिविलियन लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हम एक क्लिक से सैटेलाइट इमेजेस देख सकते हैं। वज़ीर दिफा ने दिफाई शोबे में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की अहमियत पर जोर दिया, जबकि साइबर और खलाई शोबे से मुताल्लिक़ चैलेंजों का भी जिक्र किया। आज दुनिया में वाटर, लैंड और एयर के साथ साथ साइबर और स्पेस से जुड़े खतरे हम सबके सामने आ रहे हैं। नॉन काइनेटिक अथवा कॉन्टैक्टलेस वॉरफेयर जैसे कंसेप्ट ने डिफेंस सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी की नेसेसिटी पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर हमारी एडवर्सरीज के बाद हमसे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं तो आने वाले समय में यह हमारे लिए परेशानी का सबक बन सकता है। इसलिए हमें बदलते परिवेश के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ भी तेजी से
बढ़ना ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट जून के पहले हफ्ते में दी केरल स्टोरी से मुताल्लिक दायर अर्जी पर समाअत करेगा। पुनीत कौर बाजवा की जानिब से दायर दरख्वास्त में कई रियासतों में फिल्म पर आयद पाबंदी हटाने का मुतालबा किया गया है। इसके साथ ही फिल्म देखने आने वाले लोगों और उसकी नुमाइश करने वाले सिनेमा घरों की हिफाजत को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया गया है। फिल्म केरल स्टोरी पर पाबंदी के बारे में बात करते हुए इत्तलात और नशरियात की वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस तरह की फिल्मों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फिल्म लोगों को दहशतगर्दी की साजिशों से बेदार करने का काम करती है। द केरल स्टोरी में बड़े स्पष्ट तरीके से बताया गया कि कैसे बेटियों को आतंकवाद के रास्ते पर ले जाने के लिए अपने प्यार में फंसाने का काम किया जाता है और एक षड्यंत्र के तहत देश के खिलाफ वैश्विक आतंकी संगठन अपना काम कर रहे हैं। तो ये चुनौती भारतीयों और भारतीयता पर खड़ी होती है और ये मुझे लगता है किसी को इस पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जिन राज्यों ने लगाया उनको हटाएं ताकि उन राज्यों के लोग भी जागरूक हो सकें, वहाँ की बच्चियों के साथ भी वो ना हो जो केरल की बच्चियों के साथ हुआ। और अब कुछ अहम गैर मुल्की खबरों पर आइए नजर डालते हैं। पाकिस्तान में सियासी बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। इसी दौरान हुक्मरान जमातों के कारकुनों का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज जारी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया को अल-कादर केस में अबूरी जमानत मिल गई है। और तुर्की में होने वाले सदारती इंतखाबात दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान और हरीफ उम्मीदवार कमाल ओगलू कल के सदारती इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तक 96% वोटों की गिनती के साथ एर्दोगान को 49.49% वोट मिले हैं, जबकि ओगलू ने 44.86% वोट हासिल किए हैं। दोनों फरीकों ने इंतखाबात में सबकत का दावा किया है और वक्त से पहले किसी नतीजे पर पहुंचने के खिलाफ खबरदार किया है। अनकरा में हामियों से खिताब करते हुए एर्दोगान कहा कि वो अब भी जीत सकते हैं, लेकिन अगर इंतखाबात दूसरे राउंड में गए तो वो मुल्क के फैसले का एहतराम करेंगे। हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि इंतखाबात पहले दौर में खत्म हुए हैं या नहीं। अगर हमारे मुल्क ने दूसरे दौर के लिए इंतखाब किया है तो वो भी खुशाइंद है। कमाल ओगलू ने सहाफियों को बताया कि अगर हमारा मुल्क दूसरे राउंड की बात करता है तो हम यकीनी तौर पर दूसरा राउंड जीत जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुआशरे में तब्दीली की ख्वाहिश 50% से ज्यादा लोगों की है। अगर कोई भी उम्मीदवार इंतखाबात में 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका तो पहले राउंड के सरफहरिस्त 2 उम्मीदवारों के दरमियान 28 मई को फैसलाकुन मुकाबला होगा। और थाईलैंड के वजीर आजम प्रयुत चान ओचा की पार्टी को आम इंतखाबात में वोटों की गिनती में अवाम ने मुस्तरद कर दिया है और 2 अपोजिशन जमातें मूव फॉरवर्ड और फोर्थ थाई पार्टी मखलूत हुकूमत बनाने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब तक 99% वोटों की गिनती के साथ मूव फॉरवर्ड पार्टी सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि फोर्थ थाई पार्टी दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। मूव फॉरवर्ड पार्टी के रहनुमा ने इंतखाबी नताइज को सनसनीखेज करार दिया और वादा किया उनकी पार्टी हुकूमत बनाने पर फौजी हिमायत याफ्ता जमातों की मुखालफत करेगी। उन्होंने सहाफियों को बताया कि उनकी पार्टी फोर्थ थाई पार्टी के साथ बातचीत की कोशिश करेगी और इत्तेहाद पर किसी मुआहदे तक पहुंच जाएगी। फोर्थ थाई पार्टी की शीना वात्रा ने मूव फॉरवर्ड पार्टी को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि वो मिलकर काम कर सकते हैं। ताहम अगली हुकूमत की क़यादत कौन करेगा, इसका फैसला सिर्फ कल के वोट के नतीजे से नहीं होगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब जुलाई में ऐवान ज़ेरी और 250 रुकनी सीनेट के मुश्तरका इजलास में किया जाएगा। जीतने वाले को कम अज कम 376 वोट हासिल करने की जरूरत होगी और कोई भी अपने तौर पर ऐसा करने की पोजीशन में नहीं है। और खेल की खबरों में आईपीएल के आज के मैच में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे।
IPL में अब तक गुजरात और हैदराबाद की टीमों के दरमियान सिर्फ 2 मैच खेले गए हैं, जिनमें दोनों टीमों ने एक मैच जीता है। गुजरात की टीम अपने पहले सीजन से ही मुसलसल अच्छा खेल रही है, जबकि इस दौरान हैदराबाद का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। पॉइंट्स टेबल पर गुजरात की टीम 16 पॉइंट्स के साथ सरेफहरिस्त है, जबकि हैदराबाद की टीम 8 पॉइंट्स के साथ 9वें नंबर पर है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।